हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन ईडी एकेडमी। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह। आई होप आप लोगों का जेई की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को आप कवर कर चुके होंगे। फिर भी वन शॉट रिवीजन के लिए हम आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका क्या होगा, कम ड्यूरेशन में सारे चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें किस चैप्टर में क्या वर्क करना है, या हम कोशिश करेंगे कि जिन चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस पे कम आते हैं, तो आपको बता सकें, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। और इसी सीक्वेंस में आज हम लोग टॉपिक लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जेई का एक फेवरेट टॉपिक में आता है, हर साल इसका एक क्वेश्चन आना ही पक्का है ना। मेरा एक सजेशन ये है कि आप लोग, कोई टॉपिक काफी बड़ा है उससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तैयार हमें पूरा करना है, नो डाउट हमें कंप्लीट तैयार करके जाना है। लेकिन जब बारी आती है शॉर्ट रिवीजन वाली, तो पहले हम 50% उन टॉपिक्स पे कमांड कर लें जो छोटे हैं, जिनका रिवीजन आप कम टाइम में कर सकें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, पेपर हॉल में ये रहेगा कि नहीं, मेरा इतना पार्ट तो बहुत अच्छे से तैयार है, और किसी तरह का डर नहीं रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी उन्हीं में से एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप, यदि आप चाहें इंडिविजुअली, तो आई थिंक 1 आवर में आप कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं, रेदर देन कोई लॉन्ग टॉपिक। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है ना। तो सिंपल सा आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, नॉर्मली हम x मानते हैं, ठीक है, और भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्वेश्चन जो आते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y लेते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स मतलब जानते हैं आप, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे लगता है डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। जैसे मैं ये लिखूं, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2x ना, ये हमारी इस डेफिनेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, और उसके डेरिवेटिव है, तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना। या ये भी हो सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। इसमें भी देखो आप, डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके डेरिवेटिव सभी के सभी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से अब आप कंफर्टेबल होंगे, है ना, कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद में आता है उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री, ठीक है, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी। ऑर्डर को मैं सिंपल सा बोलूं, आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे बैक पेज पे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर आपने मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट किया था, है ना, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर इसका 1 आ गया। यहां पर आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम, तो यहां पर ऑर्डर आपका 2 आ गया, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये इसका ऑर्डर है। अब बात आती है डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है, सबसे पहले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल बना लें। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो डेरिवेटिव्स हैं हमारे, उनके ऊपर फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, और नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। तो आप पॉलिनोमियल बनाने के बाद जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाला है, ठीक है, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में यहां से ऑर्डर निकाला था, इसके ऊपर पावर क्या है, 1, तो यहां पर डिग्री भी हमारी 1 आ गई। यहां पर हमने इस क्वेश्चन में इस टर्म से आपने ऑर्डर निकाला था, तो ऑर्डर तो हमारा 2 आया, है ना, लेकिन इसके ऊपर पावर कितने की आ रही है, 1 की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। चलिए अब आगे हम वापस से आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में ध्यान दो, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था ना, उसमें डेरिवेटिव्स के ऊपर कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं थी, तो बड़े आराम से आपने देख के बता दिया। ऑर्डर आप एक बार में क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं।
डिग्री के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ सकती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है तो उसका ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। डिग्री जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट करे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं बना पाएंगे, तो हो सकता है डिग्री एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखते से आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, है ना। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हो गया 2। ठीक, अब ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर नहीं लेनी, आपको डिग्री के लिए पावर कौन सी लेनी है, जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाला है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है ना, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की पावर 6 है, लेकिन हमने तो ऑर्डर निकाला था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो हम डिग्री 6 ना लेके डिग्री क्या लेंगे 4। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाला है, क्लियर, तो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन में यहां पर डिग्री कितनी आ जाएगी 4। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है 3 बार, तो ऑर्डर हमारा हो गया 3, क्लियर, और डिग्री कितनी होगी 1, क्योंकि आप जिस टर्म से ऑर्डर निकाल रहे हैं उसी से आपको डिग्री निकालनी है। किसी अदर डेरिवेटिव के ऊपर पावर यदि ज्यादा भी है तो वो आपको नहीं लेनी। इस वाले क्वेश्चन में देखें, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, ऑर्डर हमारा 2 हो गया और इसके ऊपर पावर है 1 की, तो डिग्री क्या आ गई 1। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ऑर्डर आपने आंख बंद करके बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा 3, है ना, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है 3 बार। लेकिन अब बात आती है डिग्री की, है ना। तो डिग्री के लिए पहले आप इसको डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, यदि आप इस पूरे टर्म को राइट में ले जाते हैं तो ई को हटाने के लिए दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ इस पूरे टर्म पर लॉग आ जाएगा, मतलब हम कैसे भी इसको डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो डिग्री है, डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर तो इसका डिफाइन हो गया, है ना। तो एक बार फिर से सुन लें, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम चाह कर भी इसको डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ऑर्डर जरूर डिफाइन होगा। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, डिग्री के लिए क्या होगा कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स जो टर्म आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, उनको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स कर लें या फ्री फ्रॉम नेगेटिव पावर्स कर लें, है ना। सिंपल सा बोलूं, उसको डेरिवेटिव्स के टर्म में एक पॉलिनोमियल बना लें। पॉलिनोमियल बनाने के बाद जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाला था उसके ऊपर कौन सी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो ऊपर के तीनों क्वेश्चन में तो डिग्री डिफाइन है, इस क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहे थे, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यदि हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है ना, उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं ये देखना है। ठीक है, तो जब कोई कर्व दिया है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं इसका मतलब आपको डेरिवेटिव लाना है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम आती है आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ना। सबसे बड़ा इशू यही आता है कि कई बार दिखता है 1 बार किया है, 2 बार किया, 3 बार, तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप ध्यान दें, जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया है उसको लिखने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है, नेसेसरी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना होगा कि कोई भी आपको जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है उसको लिखने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने आर्बिट्री कांस्टेंट की है ये सर्च करना जरूरी है। ठीक है, यदि आप ये पता कर पाते हैं कि सपोज किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे कम नहीं है, तो इसका मतलब है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। हम उस कर्व को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या है कि ऑर्डर एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जैसा मैंने आपको बोला कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को लिखने के लिए हमें मिनिमम कितने
आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट इसेंशियल हैं, उन्हें हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करोगे? आपको जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है, ठीक है, जितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया है तो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उनकी हेल्प से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो अब आगे अपन ने मेथड लिखा है कि किसी फैमिली ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो सीधा सा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सपोज हमें n आर्बिट्री कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व को n बार डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो आपने n बार डिफरेंशिएट किया और जो आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया है, तो आपके पास टोटल n+1 एक्सप्रेशंस आ गए। इनकी हेल्प से जो आपके n आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे थे उनको आप एलिमिनेट करें। ठीक है, और फाइंड अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व। तो ओवरऑल इस पूरे पेज पे हमने क्या करा है? पहली चीज, किसी फैमिली ऑफ कर्व को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि उसका जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा? जो उस फैमिली ऑफ कर्व को लिखने के लिए हमें कितने नेसेसरी आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे कि सब आपने पहले ये आइडेंटिफाई करें कि उस फैमिली ऑफ कर्व को लिखने के लिए कितने हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जरूरत है। मान लिया n आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है, तो आप क्या करें? गिवन फैमिली ऑफ कर्व को n बार डिफरेंशिएट करें, जो आपके पास टोटल n+1 रिजल्ट्स आएंगे। इनकी हेल्प से हम सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए हम एक दो क्वेश्चन करके भी देखते हैं। टॉपिक बड़ा अच्छा है, मतलब ये टॉपिक हमें शॉर्ट 4 मार्क्स दिलवा सकता है, कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा, नॉर्मली बोर्ड लेवल का ही मिलता जुलता आपका क्वेश्चन जेई में आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है ना। तो ध्यान रखें, यदि आप में से कुछ लोगों ने टॉपिक अब तक तैयार नहीं करा तो इसको प्रायोरिटी पे तैयार करें आपका। अब एक क्वेश्चन है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 0,2। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है जो 0,2 से पास हो। क्लियर? आपको पता है किसी पॉइंट x1, y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो x1, y1 से पास होती है और जिसकी स्लोप क्या है? m। ठीक है, हमारी लाइन पास हो रही है 0,2 से, तो करो y माइनस 2 इक्वल टू m x माइनस 0। ठीक है, अब अच्छे से आप समझ लें, इस फैमिली ऑफ लाइन को लिखने के लिए हमें केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है। किसकी? m की। क्या ये क्लियर है कि आप m की वैल्यू चेंज होंगी तो हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगी। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि इस फैमिली ऑफ लाइन को लिखने के लिए केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है, इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 1। ठीक है, अब इस फैमिली ऑफ लाइन के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे? आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। करो आप dy बाई dx। ठीक है, 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 m, m इक्वल टू क्या आ गया? dy बाई dx। ठीक है, मुझे मेथड बताने की इसलिए मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज आप जानते ही हैं कि m का मतलब ही होता है ना, स्लोप ऑफ लाइन। तो अब आप dy बाई dx पुट कर दो m की जगह पर, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? y माइनस 2 इक्वल्स टू x इंटू dy बाई dx। ठीक है, तो इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि आपको दिख गया था कि इस फैमिली ऑफ लाइन को लिखने के लिए हमें केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है। तो हमने इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ से
हमें m की वैल्यू मिली, m की वैल्यू आप पुट कर दें। आई थिंक अब तक आपको क्लियर होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फिर है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग x एक्सिस एज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज y एक्सिस। ठीक है, आपको फैमिली ऑफ पैराबोला लेना है ना, जिसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है x एक्सिस, ठीक है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स इज y एक्सिस। तो सोच के देखो, आपको पैराबोला बनाना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी हमारा पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक का मतलब आपको क्लियर ही है कि जैसा x एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और दूसरा टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन है, y एक्सिस। ये y एक्सिस इसके लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेटली क्या होगा, 0,0। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि इस पैराबोला को लिखने के लिए हमें केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है ना। तो हम इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेगा आप डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा हमें, 2 बाय dy बाय dx इक्वल्स टू 4a। ठीक है, तो यहां से 4a की आपको वैल्यू मिल गई। हमें कैसे भी करके a को ही तो एलिमिनेट करना था, तो आपको 4a की जो वैल्यू मिली है यहां पुट कर दें। तो क्या आएगा, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 2 बाय dy बाय dx इंटू x। ठीक है, ये एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बाय इक्वल टू 2x dy अपॉन dx, या बाय अपॉन 2x इक्वल टू dy अपॉन dx। ये इस फैमिली ऑफ पैराबोलाज के लिए करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बना। आई थिंक बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब एक फैमिली ऑफ कर्व दिया, क्या ये पहचान पा रहे हैं कि आप ये कर्व कौन सा है? सोचिएगा, ये कर्व डेफिनेटली आपका सर्किल है जिसका सेंटर है h, k पर और रेडियस a है। ठीक है, तो यार वन टाइम जब आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो आपको लग रहा है यार h, k और a तीन हमारे यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसका मतलब तो क्या हुआ, यदि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा मतलब पक्का है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3। लेकिन यहाँ इन्होंने एक कंडीशन डाल दी, नहीं यार आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम कर दी इन्होंने। समझ पा रहे हैं आप, a यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, एक फिक्स कांस्टेंट है, a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया है ना, कि जो आप पहले समझ रहे थे कि यहाँ पर 3 हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 की बजाय आप 2 बचे, h और k। a आपका एक फिक्स कांस्टेंट है। तो क्या करें, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। जब आपको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप करो, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ट्वाइस x माइनस h प्लस ट्वाइस y माइनस k dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कर ही लें, उसके बाद देखते हैं। तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 का डिवाइड कर दें पहले, 1 प्लस y माइनस k dy बाय dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस y माइनस k का करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको कैसे भी 1, 2 और 3 इन तीनों की हेल्प से h और k को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करें, यहां से y माइनस k की वैल्यू निकालें। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, -1 को और dy बाई dx के स्क्वायर को राइट पे ले जाएं, तो मैं ऐसा लिखता हूं 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, है ना। आप y डैश कंफर्टेबल है, y डैश का मतलब dy बाई dx अपॉन y डबल डैश। ये आपने y माइनस k की वैल्यू निकाली, ये y माइनस k की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो हमें x माइनस h की वैल्यू मिलेगी। आप रखो जरा यहाँ पर y माइनस k की ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है,
और राइट में ले जाएं तो हमें मिल जाएगा माइनस बाय डैश, ठीक है, और 1 प्लस बाय डैश का स्क्वायर अपॉन बाय डबल डैश। तो ये हमें x माइनस एच मिला, बाय माइनस के मिला। ये दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जरा देखो ये क्या होगा, ये बनेगा बाय डैश का स्क्वायर 1 प्लस बाय डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बाय डबल डैश का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही बाय माइनस के की वैल्यू पुट करोगे तो 1 मिनट को ध्यान दें, क्या बनने वाला है, बाय डैश स्क्वायर और 1 प्लस बाय डैश का स्क्वायर, x माइनस एच में भी आएगा, बाय माइनस के में भी आएगा, तो दोनों में से 1 प्लस बाय डैश स्क्वायर को आप कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा बाय डैश का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन बाय डबल डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ये बन गया 1 प्लस बाय डैश स्क्वायर की पावर 3 होगी, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर बाय डबल डैश का स्क्वायर। तो आई थिंक आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी था तो एक बार फिर से सुन लें। हमें सबसे पहले दिया था सर्किल की इक्वेशन दी थी, फैमिली ऑफ सर्किल दिया था। यहाँ पर वैसे आपको दिख रहा है कि एच, के और ए तीन हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में दिया था ए को आपको एज ए फिक्स्ड कांस्टेंट कंसीडर करना था। तो आपको थोड़ा सा आराम क्या मिला कि अब आपको 3 बार डिफरेंशिएट ना करके केवल 2 बार करना होगा। आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया, जो थर्ड इक्वेशन है इसकी हेल्प से आपने बाय माइनस के की वैल्यू निकाली, इसको आपने सेकंड में पुट किया तो हमें x माइनस एच मिला। x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, कैसे भी h और k को एलिमिनेट करना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फॉर ऑल द स्ट्रेट लाइंस विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। हमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस का, फैमिली ऑफ लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, यूनिट डिस्टेंस है। सिंपल सा यदि हम लाइन की इक्वेशन ले तो लाइन की इक्वेशन आप लोग क्या लेते थे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यदि केवल इतना ही बोला जाए तो हमें m और c, है ना, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यदि कुछ और कंडीशन नहीं देते आपको तो इसका जो ऑर्डर आता 2 आता, बट हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिट है। तो आप 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। क्लियर है। यहां से हमें c की वैल्यू आ गई तो क्या मिला, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने करा क्या है, c की वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब एक मिनट आप देखो, जहां पर हमारे m और c, है ना, दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे थे तो आपने c को m के टर्म में लिख दिया। अब इस फैमिली ऑफ लाइन के लिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट m की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब है इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यदि आपको क्लियर हो तो बैक पेज पे भी हम लोगों ने किया था, m का मतलब होता है dy बाई dx। तो या तो हम डायरेक्टली यहाँ m dy बाई dx पुट कर दें, ठीक है, या फिर यदि किसी को डाउट आता है तो एक बार हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। दोनों ही केसेस में m क्या आ जाएगा, dy बाई dx यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो जरा, बाय माइनस m को रखेंगे dy बाई dx तो x dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग किया है ना तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट के 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब आप चेक करो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, y माइनस एक्स dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस। क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आई होप हम इस क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखने की बात है कि
यदि कोई भी फैमिली ऑफ कर्व के लिए आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो आप पहले ये पता करें कि उस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। जितने की रिक्वायरमेंट रहेगी वही उसका ऑर्डर होगा। और उस फैमिली ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग कैसे बनाएंगे, जितने मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार हम उस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करें, जो भी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उनको हम एलिमिनेट कर दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब तक हम लोगों ने देखा कैसे हम फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अब हम आते हैं कि यदि कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमें उल्टा चलना है। ठीक है, क्या था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक ऐसा रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब यदि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले लूं, डिपेंडेंट y ले लूं, तो सिंपल सा बोलूं आपको कि x और y में एक ऐसा रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकें, उसे हम बोलेंगे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की कुछ मेथड्स होती है। पहली मेथड होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बड़ा ही आसान है, नाम से भी समझ में आ रहा है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो आप क्या करें, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको आप कोशिश करें कि हम इस फॉर्म में लिख सकें, fx dx इक्वल्स टू 5y dy। जो भी आपको है ना डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख लें। ठीक है, आराम से आप समझ पा रहे हैं कि x वाले सारे टर्म्स dx के पास होंगे, y वाले सारे टर्म्स dy के पास। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां आ जाएगा fx dx। ठीक है, और यहां पर क्या होगा 5y का हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता ही है कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड्स पढ़ेंगे, है ना। इनमें से फर्स्ट मेथड है हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें मैंने आपको बताया कि कोशिश करें x वाले सारे टर्म्स dx के पास चले जाएं, ऐसे ही y वाले सारे टर्म्स dy के पास, फिर दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। कुछ क्वेश्चन को देखते तो और आपको पिक्चर ज्यादा आसानी से क्लियर होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था 1 + x इंटू वाई डी एक्स इक्वल्स टू y - 1 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप कोई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सॉरी यहाँ पर डी वाई है ना। तो x वाले सारे टर्म्स हम dx की तरफ ले जाएं तो क्या होगा, ये y वाले टर्म्स को dy के पास लाएंगे तो ये बनेगा, देखो y - 1 अपॉन y, इस y को राइट में लाए dy। ऐसे ही राइट हैंड में जो x दिख रहा है इसको आप लेफ्ट में ले जाएं तो आ जाएगा 1 + x अपॉन x dx। ठीक है, तो जैसा हमारी डिमांड थी ना कि सारे x वाले टर्म को हम dx की साइड लें और y वाले टर्म्स को dy की साइड। अब आप क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। यहां क्या होगा 1/x + 1 है ना dx। सिमिलरली सोचो जरा राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, y से y कैंसिल हुआ, 1 - 1/y dy। अब आप इंटीग्रेट कर दें, 1/x का ln x प्लस 1 का x, सिमिलरली यहाँ y माइनस ln y। ठीक है, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आपने ये c ऐड किया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, करा क्या था, बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, कि dx की तरफ आपने सारे x वाले टर्म्स को किया, dy की तरफ सारे y वाले टर्म्स को कर लिया। ठीक है, आप फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कर सकते हैं, x - y प्लस ln x प्लस ln y, तो ये बन जाएगा ln xy प्लस c = 0। क्लियर है। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, टोटल हमें 3 मेथड्स को करना है, जिसमें फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि वेरिएबल सेपरेबल में सॉरी, वेरिएबल सेपरेबल में
है ना, dx की तरफ सारे x वाले टर्म ले लें और dy की तरफ y वाले, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। टॉपिक आसान है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। हाँ, ये जरूर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अब जो थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल अच्छा आ रहा है उनका, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पे कम टाइम में बहुत अच्छे से परफेक्शन कर सकते हैं। चलिए वेरिएबल सेपरेबल पे सेकंड फॉर्म पे आते हैं। यहाँ भी मुझे लगता है कि बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये y dy है, तो जो राइट हैंड साइड में y प्लस 1 है इसको हम डिवाइड में ले जाएं। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, e टू दी पावर x और ये e टू दी पावर x प्लस 1 dx। अब जब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। क्लियर है? अब क्या करें, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है ना, ऊपर भी y की पावर 1 है नीचे भी 1 है, तो आप करोगे क्या, या तो डिवाइड कर दें या फिर यदि समझ में आ रहा हो नीचे y प्लस 1 है तो ऊपर प्लस 1 करें और माइनस 1 कर दें। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब भी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है हमें इसे t मानना पड़ेगा, और जब आप e की पावर x को t मानते हैं तो आपको इसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में है तो हम e टू दी पावर x को t माने, डिफरेंशिएट करने पर e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू dt, तो ये बन गया dt अपॉन t प्लस 1। जब आप इनको सेपरेट करोगे तो y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 dy इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करने पर ln t प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए है ना कि ये t प्लस 1 नेगेटिव ना हो, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगाते हैं। यहाँ पर आ गया y माइनस ln मॉडुलस y प्लस 1 इक्वल्स टू ln t प्लस 1। तो t की वैल्यू पुट कर दें वापस से e टू दी पावर x प्लस c। ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, x और y में एक रिलेशन निकाल दिया। आई थिंक अब तक आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्लियर होगा। ठीक है, फिर भी एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी बड़े आराम से आप देखो क्या है, y dy है ना लेफ्ट हैंड में। अब आप एक बार नजर डालो राइट हैंड में क्या कोई y का टर्म है, बिल्कुल है ये y का टर्म, इसको आप डिवाइड में लाए तो y अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक मुझे लगता है कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आ रही, आराम से हम यदि हो पा रहे होंगे है ना, तो y वाले सारे टर्म्स को dy की तरफ और x वाले टर्म्स को dx की तरफ कर पा रहे होंगे। अब आप फिर से वही जस्ट बैक पेज पे आपने जो किया था, 1 को प्लस किया 1 को माइनस किया, क्योंकि ऊपर नीचे की डिग्री सेम थी, आपको डिवाइड करना था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को दोनों की अलग अलग अपॉन में कर दे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का ln x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। यहाँ पर आ जाएगा y माइनस ln y प्लस 1 इक्वल्स टू ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। ये आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो अब तक हम लोग फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन है तो आप जरा देखो, पूरा पूरा क्वेश्चन राइट हैंड साइड में है ना। राइट हैंड साइड में जो दोनों टर्म्स आपको दिख रहे हैं इनमें से आप e टू दी पावर y कॉमन लें, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरूर आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी, है ना। अब हम आराम से y वाले टर्म को dy की तरफ कर पाएंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन e टू दी पावर y आएगा, ये बनेगा क्या, e टू दी पावर माइनस y dy। और सोचो राइट हैंड में क्या होने वाला है, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों क्लियर होगा यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करें। e टू दी पावर माइनस y को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस y इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, ये आपने किया। ठीक है, आप
इसको यदि फर्दर और करना है ना, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लें, चाहो तो आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इस फैमिली ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये फैमिली ऑफ कर्व आ गया, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो अब तक हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे काफी क्वेश्चंस करे, ठीक है, और देखते हैं। अब कई बार क्या होता है बेटा कि डायरेक्टली आप वेरिएबल्स को, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चंस करे वेरिएबल्स बड़े आराम से हम लोग सेपरेट कर पा रहे थे, ठीक है, हर बार लेकिन ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यही क्वेश्चन हम मतलब फॉर्म ले dy by dx इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप कैसे भी करके x और y को, चूंकि प्लस में है ना, तो सेपरेट नहीं कर पा रहे कि चाहे तो y वाले सारे टर्म्स dy की तरफ चले जाएं और x वाले सारे टर्म्स dx की तरफ आ जाएं, तो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। उस केस में हम एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है कि आप कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन यूज करें कि आसानी से फिर आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई कर सके। जैसे यहाँ पे यदि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी को t मानते हैं, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए इंटू वन अपॉन बी। ये आपने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। चलिए हम तो एक बार फिर से सुन लें, ये हमारा फॉर्म कौन सा बचा है, ये वेरिएबल सेपरेबल का ही फॉर्म है, लेकिन इनिशियली हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप आराम से प्रीवियस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां पर देखो, यदि आप होल स्क्वायर को ओपन भी करते हैं तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर एक्स वाई भी आएगा, तो हम कैसे भी वेरिएबल्स को सेपरेट अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम क्या करें, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम t पुट कर दें, सॉरी 4x प्लस वाई प्लस 1 है ना, इसको हम t पुट कर दें। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पर क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और ये राइट हैंड में क्या आ गया dt अपॉन dx, ठीक है। तो यहां से हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, t के टर्म में क्या मिला dt अपॉन dx माइनस 4। तो dy बाई डी एक्स को dt अपॉन dx माइनस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, dt अपॉन dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब आप एक मिनट आराम से सोच पाएंगे, जरा देखो, अब आपका ये जो क्वेश्चन बना, इसमें आराम से वेरिएबल सेपरेबल हम मेथड अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 4 को हम डायरेक्टली dt के अपॉन में ले जा सकते हैं और dx को राइट हैंड में ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल हमारी कोशिश क्या थी कि कैसे भी करके इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला पाए, इसीलिए हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 को t पुट किया। अब इसके आगे का तो सारी पिक्चर आपको क्लियर ही है। क्या करोगे आप, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू dx, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 इक्वल्स टू x प्लस c। अब आप t की वैल्यू वापस से पुट कर दें, जो आपने इनिशियली लिया था ना 4x प्लस वाई प्लस 1 को, तो यहाँ पुट कर दें tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस c। अब आप चाहें तो tan इनवर्स को राइट में ले जा भी सकते हैं, नहीं तो ये आंसर आपका सफिशिएंट है। ओवरऑल इस क्वेश्चन को कर्व कराने का पर्पस क्या था कि आपको ये क्लियर करा सके कि कई बार फर्स्ट टाइम में हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तब कोई एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके आप वापस से उसको उसी पैटर्न पे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं एक प्रॉब्लम और उस पे करके देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो x प्लस वाई है, हम यदि ऐसा लिखें dy बाई डी एक्स, तो ये क्या मिल गया आपको साइन x प्लस वाई,
ठीक है। अब आप साइन एक्स प्लस वाई को, है ना, ऐसा नहीं कर पा रहे कि एक्स वाले टर्म को हम dx की तरफ ले जा पाए सभी को और y वाले टर्म को dy की तरफ। क्लियर है? तो बच्चे लोग दिमाग लगाओ क्या करेंगे इसके बाद। हम यहां पर हमें सबसे बेटर रहेगा कि हम x प्लस वाई को t माने, ठीक है। और जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। ये किसके बराबर होगा? डी टी अपॉन डी एक्स के। यहां से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी। अब आप 1 को राइट में लाते हैं तो यहां पर आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। अब जरूरी है आपका क्वेश्चन तैयार है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ठीक है। क्या करें आप? डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इक्वल टू डी एक्स कर दें। फिर हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है ना। ऐसा ना हो कि हम पूरी मेथड कर लें, इसके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का तैयार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको करने की कई मेथड हो सकती हैं। कई लोग क्या करते हैं, 1 प्लस साइन टी है तो 1 माइनस साइन टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्या होगा इस केस में? 1 माइनस साइन टी, ठीक है। और नीचे जब आपने 1 माइनस साइन टी का मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन टी और 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी एक्स प्लस सी। इसके बाद क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये बनेगा सेक स्क्वायर टी, है ना, माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये बन जाएगा टेन टी इंटू सेक टी डी टी। और राइट हैंड में क्या आ रहा है? एक्स प्लस सी। अब आप करो, सेक स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन टी, सेक टी इंटू टेन टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम वापस से टी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गया टेन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन मुझे लगता है क्लियर होगा। कहीं भी आपको दिक्कत लगे ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यदि एक बार में गलत हो रहा है तो आप दोबारा से प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हो सकता है कोई यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फंसे, तो ध्यान रखें कि हर टॉपिक मैथ्स में इंटरलिंक रहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि हम मैक्सिमम टॉपिक्स या सारे टॉपिक्स पे कमांड बना सकें कि किसी वजह से आप पूरा क्वेश्चन कर ले, इंटीग्रेशन में ना फंसे या किसी और कॉन्सेप्ट में इस तरह से ना फंस जाए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एक्स प्लस वाई को टी माना, ठीक है। टी सब्स्टिट्यूशन के बाद में ये आराम से आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया, उसके बाद तो ये आपका क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हो गया। आई होप क्लियर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब ये है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दिया है? x प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी वही है यार, x प्लस वाई का स्क्वायर है। जस्ट बैक पेज पे आप लोगों ने क्या किया था? हम क्या करें? x प्लस वाई को t माने, ठीक है ना। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया कि आप x प्लस वाई को t मानकर इसको भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जरा, ये आया इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले आप एक काम करें, इसको इस पैटर्न पर लिखें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। ये यहीं पर आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। अब आप टी वाले सारे टर्म्स को डी टी की तरफ ले जाएं, एक्स वाले टर्म्स को डी एक्स की तरफ। अब आप स्क्वायरिंग कर दें। यहाँ पर क्या होगा? ऊपर नीचे की डिग्री सेम है और जब भी ऊपर नीचे डिग्री सेम हो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड करें या वही 1 को ऐड करें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें।
1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये आ गया टी माइनस टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप टी की वैल्यू वापस से पुट कर दे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये एक्स तो कैंसिल हुआ, ठीक है। सी निकालने के लिए इन्होंने एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी थी कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है, सॉरी x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है। इसका मीनिंग क्या है, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, कि जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दें और y को 0 पुट करें, ये 0 होगा। x को 1 पुट करेंगे, y को 0, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1 इक्वल टू सी। ठीक है, टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो सी आ गया माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना, सी की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 यहां रख दें तो आंसर आ जाएगा बाय माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी ये लास्ट में इस तरह की कंडीशन दे, मतलब पक्का है कि आपको ये जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ रहा है इसको हमें फाइंड करना है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको बनाना पढ़ा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड क्या क्या होती है। तो 3 मेथड्स होती है, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हमारे इस टॉपिक में 3 मेथड्स है। आई होप ये लेक्चर आपके जेई की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। और सेकंड लेक्चर में हम लोग सेकंड मेथड जो बची है हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, और थर्ड हमारी लास्ट बचती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपना एंजॉय करें, लेकिन अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक।